Bismillahirrahmanirrahim. मैं हूं विशाल शाकिर with a change of weather and new set of videos. I am back with Mia Ariyadesa. और आज जो हमारी पहली वीडियो है इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस वीडियो सीरीज जो हमने शुरू की थी, उसी के आगे नेक्स्ट वीडियोस को हम कंटिन्यू करेंगे। आज की जो वीडियो में हम जजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में मुझे भी इतना एम नहीं है अभी। मियाँ साहब ने इसको बड़ा क्लोज टू हार्ट रखा हुआ है, वेरी रिसेंट जजमेंट है, तो आई ऑल्सो एम अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स और किस तरीके से ये जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑन अ वैलेंटाइंस डे मियाँ साहब हैज कॉम्प्रोमाइज ऑल द प्लान्स और हमें बुलाया है यहाँ पे। चलते हैं मियाँ साहब के पास और देखते हैं कि क्या जजमेंट। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। ये साहब वैलेंटाइन डे भी कॉम्प्रोमाइज और चेंजिंग वेदर के साथ साथ आप इतनी ज़्यादा वीडियोस भी लिए हैं और जजमेंट पे आपने बताया भी नहीं कौन सी जजमेंट है और किस पे बात होगी, तो क्या इंपॉर्टेंट है सर जजमेंट में इतना? ऐसे पहली बात, वकीलों का वैलेंटाइंस डे ना उनकी किताबों के साथ होता है, उनके केसेस के साथ होता है। हैविंग सेड दैट, सिंस विशाल इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस सीरीज और उसमें कुछ काम मैंने पहले भी किया था, लेकिन एक जजमेंट कल रात को मेरे हथे लगी। कल रात ही मेरे ख्याल से वो अपलोड हुई थी और उस जजमेंट ने इतना कमाल का, इतने आसान तरीके से, अगर आप लॉयर्स को देखें, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को देखें, वो पारेख की मोटी मोटी किताबें, मोदी की किताबें पढ़ होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी हार्डली 5 से 6 सफ़ों के अंदर 3 ऐसे फंडामेंटल टॉपिक्स को जो है इस जजमेंट ने केटर किया है कि आई फेल्ट इट नेसेसरी कि रात 3 बजे तक मैं बैठा रहा हूँ, इसको पढ़ता रहा हूँ, इसकी डायसेक्शन की, इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन जो आसान लगे ऑडियंस को उस हिसाब से रखें। So this judgment is rendered by the division bench of His Lordship Mr. Justice Farooq Haider Saab and His Lordship Mr. Justice Ali Zia Bajwa Saab. Author judges His Lordship Mr. Justice Ali Zia Bajwa Saab. आपकी ऑडियंस के लिए इसको मैं थोड़ा सा आर्टिकुलेट फैक्ट्स को कर देता हूं ताकि उनको समझ आ जाए बेदिया को। होता यह है कि एक क्राइम सीन रिपोर्ट होता है 6 बजे के करीब, अकर होता है 6 बजे के करीब। जहां पे अकरेंस हो रही है वहां से डिस्टेंस जो है पुलिस स्टेशन का वो 16 किलोमीटर का है। 8:15 बजे के करीब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, 9 बजे के करीब डेड बॉडी मॉर्चरी में जाती है और रात 11 बजे जो है वो उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट होता है। अच्छा, इस क्रोनोलॉजी को अगर आप देखें तो इससे समझ आता है कि बहुत इफेक्टिवली और विदाउट एनी अनड्यू डिले सारा ट्रांजिशन हुई है। जो भी एक क्रिमिनल एक्शन इन मोशन आने के बाद, जो मशीनरी इन मोशन आती है उसके बाद होता है। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब कहते हैं कि जब इस टाइमलाइन को मैं देखता हूं और इसको PW4 जो डॉक्टर है उसके साथ रिलेट करता हूं तो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन आई है कि डेथ बहुत पहले हुई है। सो इट मेक्स और इट फोर्सेस जज साहब to evaluate medical evidence available और observation और ये वो सारा कुछ, और यहीं से वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और उस मेडिकल एविडेंस को जब वो evaluate करना शुरू करते हैं तो वो तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मार्ग और ये सारी चीजों को देखते हैं। और यहीं पे जज साहब कहते हैं कि इंसान के जिंदा होने से लेके उसके मरने तक और उसके दफन होने तक और इनफैक्ट उसके बाद तक जब वो दफन भी हो जाता है, ह्यूमन बॉडी ऐसी चेंजेस जो है वो उसकी बॉडी के अंदर आती है क्योंकि जो उन्हीं चेंजेस से डॉक्टर्स अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। कुछ चेंजेस इमीडिएट होती हैं, कुछ अर्ली होती हैं, कुछ पोस्टमार्टम होती हैं। तो जज साहब इन चेंजेस को समझाने के लिए अपनी जजमेंट के अंदर एक टैबुलेशन बनाते हैं और 9 स्टेजेस पॉस्टुलेट करते हैं आपके लोगों को, यानी लॉ स्टूडेंट्स को और जितने भी हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं उनको समझाने के लिए उन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया उन्होंने इसकी 9 स्टेजेस के अंदर इसको डाइसेक्ट किया। और जज साहब अपनी जजमेंट ये बताते हैं कि ऐसी कौन सी पोस्टमार्टम चेंज आएगी उसकी बॉडी के अंदर, कौन से ऐसे सेलिएंट फीचर जो उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आएंगे और उसका अप्रॉक्सीमेट टाइम क्या है। यही वो टाइम लाइन है, यही वो फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम डिफेंस काउंसल्स अपनी जरा तैयार करते हैं, अपनी सबमिशंस रखते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। सो 1 बाय 1 आपकी तमाम ऑडियंस के लिए उस जजमेंट के अंदर जो टैबुलेशन है और इसके अंदर थोड़ी सी इंप्रोवाइजेशन मैंने ये की
कि जैसे जैसे मैं जिस स्टेज का नाम लूंगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर भी आ जाएगी कि आपको बॉडी कंडीशन पता चले, क्योंकि विजुअल लर्निंग का दौर है, वो पिक्चर भी आ जाएगी और बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो पहली स्टेज आती है उनकी सीजेशन ऑफ लाइफ। इसके अंदर जैसा आप कहते हैं जो पहली स्टेज है सीजेशन ऑफ लाइफ की, इसके अंदर जो होती है परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है और रेस्पिरेटरी फंक्शंस है रिजल्टिंग डेथ, यानी आपके एक, और इसकी जो यानी जो अप्रोक्सीमेट टाइम है जैसे ही रूह निकली आपके जिस्म से इट स्टार्ट्स इमीडिएटली। सो जो सीजेशन ऑफ लाइफ के अंदर आपकी ब्लड सर्कुलेशन फॉरवर्ड हो गई और आपका रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है उसने काम करना शुरू कर, यानी काम करना खत्म कर दिया एंड यू कॉजेज इट। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज वो बताते हैं पैलर मोर्टिस की। ये स्क्रीन के ऊपर जरा इस पिक्चर को देखिएगा। इस पिक्चर पर जब आप गौर से देखते हैं तो आपके सामने आता है कि पेलनेस ऑफ स्किन है, यानी आपकी स्किन के अंदर पेलनेस ही आ जाती है। और ये आती किस वजह से? ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड, जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही। और ये भी इमीडिएटली आपकी बॉडी में इमीडिएटली जो इसका ये ना काम शुरू हो जाता है। सो पहली सीजेशन ऑफ लाइफ, दूसरी आपकी पैलर मोर्टिस, और तीसरी स्टेज आती है एल्गर मोर्टिस की, जिसको कूलिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। और याद रखिए ये पहली तीनों स्टेजेस बिल्कुल इमीडिएटली होती है। अभी अगेन आप पिक्चर से आप देख सकते हैं, इसमें होता क्या है कि ग्रेजुअल फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कि जैसा कि ये कहते हैं और मेडिकल टेक्स्ट ये कहता है 1 to 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर ये जो आपका बॉडी टेम्परेचर है गिरना शुरू हो जाता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन हो रही है। ऑब्वियसली कि ब्लड फ्लो आपका रुक गया। यस, सो ये 3 स्टेजेस इमीडिएट होती है। अब जब मैं ट्रांजिशन करूंगा 4th स्टेज पे तो वहां टाइमलाइन भी आई। 4th स्टेज के बारे में जैसा कि कहते हैं लिवर मोर्टिस। ये पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस होती है। पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस वो क्या होती है? इसमें होता क्या? ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ डिपेंडेंट पार्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। जो आपका ग्रेविटेशनल पुल होता है, आप खड़े हैं तो आपका ग्रेविटेशनल पुल है बॉडी का। सो जो आपके पहले येलोइश हुआ, इसके अंदर जो होता है वो डिस्कलरेशन आ जाती है, और वो जो आपकी ग्रेविटेशनल पुल है ऑफ सेटलिंग ऑफ द ब्लड, और ये इंडिकेट्स करता है बॉडी पोजीशन को, जिसकी वजह से ये आपका लिवर मोर्टिस आता है। अब ये अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होता है तकरीबन विद इन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। जो आपका लिवर मोर्टिस है ये 30 मिनट से लेके स्टार्ट होता है आपका, यानी अपेयर होना शुरू होता है 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक, और ये फिक्स रहता है बाय 8 से 12 घंटे तक, सब्जेक्ट टू अगेन सराउंडिंग कंडीशन, बिकॉज वेदर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 5th स्टेज आती है आपकी रिगर मोर्टिस। जब मैं रिगर मोर्टिस की बात करूंगा, इस पर मैं डिटेल अभी आगे जाऊंगा, लेकिन यहां अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं रिगर मोर्टिस, दिस इज कॉल्ड पोस्टमार्टम स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स ड्यू टू केमिकल चेंजेस इन द बॉडी, बिकॉज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट वर्किंग, देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो अब उसकी वजह से आपके मसल स्टिफ शुरू हो जाते हैं, और ऑनसेट अगर देखा जाए तो 1 से 2 घंटे, और ये कंप्लीट होता है तकरीबन जाके कोई 12 घंटे के अंदर, और इट पासेस ऑफ तकरीबन 24 से 36 घंटे के बाद जो स्टिफनिंग है, क्योंकि इसके बाद इसने ट्रांजिशन करनी होती है अगली स्टेज के अंदर। सो रिगर मोर्टिस इज स्टिफनिंग ऑफ द ब्लड, स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स, और ये इसकी जो टाइम है 1 से 2 घंटे, पीक पे आता है, कंप्लीट होता है 12 घंटे, और उसके बाद पास ऑफ होता है 24 से 36 घंटे के अंदर। 6ठी स्टेज आपकी आती है जिसको कहते हैं पुट्रिफिकेशन। अगेन इस पिक्चर को देखिएगा जो आपके सामने। पुट्रिफिकेशन में क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ टिश्यूज जो आपके होते हैं, ये बायलेट या आपके जिस्म के साथ जो टिश्यूज लगे होते हैं, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उनकी जो है ना वो डीकम्पोजिशन स्टार्ट होती है। और फर्स्ट साइन जो इसका आपको नजर आता है बॉडी के ऊपर, वो ग्रीनिश डिस्कलरेशन आती है। अगेन इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ग्रीनिश डिस्कलरेशन है, और ये एब्डोमेन से होता है, और फॉलोड बाय ब्लोटिंग, और उसके बाद फाउल ऑर्डर, यानी आपकी स्मेल आना शुरू। स्मेल, इसीलिए अक्सर जब फौत होते हैं लोग तो कहते हैं जितनी जल्दी हो सके उनको दफना दिया जाए, अगेन द डिजीज दे आर। सो दैट इज द थिंग जिसमें पुट्रिफिकेशन, और यूजुअली ये जो होता है ये बिगिन होता है, शुरू होता है 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के दरमियान। जो खत्म होना शुरू, रिगर मोर्टिस खत्म होता है तो पुट्रिफिकेशन आपकी स्टार्ट होती है। अच्छा विशाल, इसके बाद जब इस स्टेज से निकलते हैं तो एडिपोसेर फॉर्मेशन बनती है आपकी बॉडी, विच इज द 7th स्टेज। उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के ऊपर फैट होता है ना, इट स्टार्ट्स टू बिकम लाइक अ वैक्स लाइक सब्सटेंस।
अगेन इस पिक्चर के अंदर मैंने कोशिश की कि मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी वो पिक्चर्स होती हैं वो नहीं आती, लेकिन मैंने कोशिश की इससे आपको नजर आ जाए। और ये बेसिकली इट्स अ सब्सटेंस इन मॉइस्ट, और यानी जो आपकी एयर कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से, और ये बॉडी फीचर्स को भी जो है ना वो इसको प्रिजर्व करता है। और एटलेट जमने लगते हैं। एग्जैक्टली। सो उसके बाद ये डेवलप होना शुरू होता है वीक्स टू मंथ्स। एडिपोसाइड जो है ये वीक, जो फॉर्मेशन जो है ये आपकी वीक्स टू मंथ्स लेती है। Then you move on to the next transition, that is mummification. Again, मैंने पिक्चर, and everyone knows about the mummy movie, और mummification जो होती है आपकी बॉडी की शुरू होती है। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि आपके जो ड्राइंग एंड श्रिंकिंग ऑफ द बॉडी इन हॉट ड्राई वेल वेंटिलेटेड कंडीशन, जिसमें आपकी जो ना बॉडी वो सुकड़ने शुरू हो जाती है। But again, it all again develops over weeks to months, and it all depends on that. And the last stage is skeletonization. ये seventh last stage is skeletonization, जिसमें आपकी बॉडी का फैट, मसल सब कुछ खत्म हो चुका था और हड्डियां आपके सामने होती है। अगेन ये आपके सामने पिक्चर के अंदर लगा हुआ है कि उसमें skeletonization होता है, और it takes months to years depending upon the environment conditions. So ये वो 9 conditions हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी में विजिबल होती हैं। ये इन चेंजेस की वजह से डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, दे फॉर्म देयर ओपिनियन ऑन दैट। अच्छा, सारी स्टेजेस को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन तो कर दी। यहां पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिगर मॉर्टिस, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट द मेडिकल एक्सपर्ट, सो हमारी मेजॉरिटी कैलकुलेशन, बी दैट में इट्स द जजेस और द लॉयर्स, हमारी कैलकुलेशन में रिगर मॉर्टिस से घूम रही होती है। सो इस वजह से जरूरी है कि रिगर मॉर्टिस के अंदर क्या स्टेजेस होती हैं, तो उसको भी थोड़ा सा खोला जाए फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। अच्छा विशाल, जो रिगर मॉर्टिस है ना, इट्स अ पोस्टमार्टम स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स, और ये बेसिकली होता है जो केमिकल चेंजेस होती है, इन पर्टिकुलर जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी है उसकी वजह से ये होता है, which causes muscle fibers, जो आपके जिस्म के मसल फाइबर्स है, to become rigid and fixed. मरने के बाद जो आपके मसल है ना विशाल, they becomes रिलैक्स होते हैं। और इस स्टेज के बारे में उन्होंने बताया है इस जजमेंट के अंदर, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी फेलिसिडिटी। और उसके बाद होता है कि जो रिलैक्स होने के बाद फिर मसल्स जो है आपके वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, और स्टिफ, और ये आपकी जो मसल्स हैं ये स्टार्ट होता है आपके जो स्मॉलर मसल्स, जॉ के, नेक के, आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ होने जाती है। और यहाँ पे जज साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर एक नाइस्टन रूल का जिक्र किया। पेरी नाइस्टन था, पेरी नाइस्टन 1811 में उसने हेड टू टो आपका रिगर मॉर्टिस कैसे डेवलप होना शुरू होता है उसके बारे में उसने सारा बताया। और बट अगेन मैं आपको बताऊं कि जो आपके रिगर मॉर्टिस की डेवलपमेंट है, ये हमेशा ऐसे नहीं हो सकता कि आप स्ट्रिक्टो सेंसो किसी वो ऑब्जर्वेशन पे दे दे। इसके साथ जो corroborative एविडेंसेस होती हैं, यानी आपका वेदर है, बॉडी का आपकी कंडीशन क्या आती है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। मॉइस्चर हो सकता है, बॉडी मोटा बंदा और हो सकता है, पतले का और हो सकता है। सो इट वेरीज, तो उसी के मुताबिक आप उसको देखते हुए उसको evaluate करते हैं। जज साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ द नाइस्टन रूल और फर्दर टेक्स्ट, इसमें पारिक भी है, मूदी भी है, वो बताते हैं कि यूजुअली ऐसे 6 किस्म के फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट ऑफ रिगर मॉर्टिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। 6 फैक्टर वन बाय वन सारों को टैकल करते हैं, तो आपको ऑल टुगेदर समझ आ जाएगा वो किस कॉन्टेक्स्ट में। विशाल, ये फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर वो कहते हैं एम्बिएंट एंड क्लाइमेटिक टेम्परेचर। जैसा कहते हैं कि जो टेम्परेचर है इसका डायरेक्ट नेक्सस है पोस्टमार्टम मस्कुलर चेंजेस के अंदर। और इन हॉट और समर कंडीशंस होता है कि रिगर मॉर्टिस जो ऑर्डिनरीली है वो सेट इट करता है एट अर्लियर स्टेज, वेयर एज इट ऑल्सो पासेज ऑफ अर्लियर। बट अगर आप कंट्रास्ट कंपैरिजन करेंगे कोल्ड और विंटर कंडीशन के अंदर, तो जो आपका रिगर मॉर्टिस है ये सेट इन करता है थोड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड के साथ और एट अ स्लोअर पेस, और उसका जो रिजल्ट होता है वो टेंड्स टू जो डिसअपियर होना है उसने, दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉन्गर पीरियड। सो फर्स्ट क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स है उसकी वजह से गर्मियों में तेजी से आता है, तेजी से जाता है, सर्दियों में लेट आता है और लेट जाता है। दैट इज फर्स्ट फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसिडर। दूसरा, एज ऑफ द डिसीज, जो मरने वाला बंदा है, रिगर मॉर्टिस की डेवलपमेंट जो है वो
मरने वाले के ऊपर भी डिपेंडेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर रिगर मॉर्टिस है, एज टू एज, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। इट यूजुअली जो जिसे कहते हैं ना लेस प्रोनाउंस्ड एंड ऑफ अ शॉर्टर ड्यूरेशन जो होता है बच्चों के अंदर लेस प्रोनाउंस्ड होगा, ज्यादा विजिबल नहीं होगा और शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। वेराज अगर हेल्दी एडल्ट्स को देखा जाए तो उनके अंदर जो विजिबल चेंजेस आएंगे और वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग रहता है। तीसरा जैसा कहते हैं फिजिकल बिल्ड एंड मसल मास। अब आप जैसा तगड़ा सॉलिड बंदा और मेरे जैसा कार्डिटी बंदा हो, उसके अंदर भी वो डिपेंड करता है। सो वो कहते हैं कि जैसा कहते हैं कि जो मेडिकल टेक्स्ट प्रोवाइड करता है वो ये कहता है कि जो डिग्री ऑफ मसल्स आपकी बॉडी के ऊपर अवेलेबल है वो एक बहुत बड़ा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। जो जिस्म भरे हुए होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, मस्कुल स्ट्रक्चर होता है, जनरली एग्जिबिट मोर प्रोनाउंस्ड एंड सस्टेन्ड रिगर मॉर्टिस विजिबिलिटीज कि मसल को ब्रेक डाउन विद थोड़ा टाइम लगेगा। और जो कांगड़ी सूखे काटे होते हैं उनके अंदर, सो दैट इज अनदर फैक्टर। फिर वो कहते हैं मस्कुलर एक्टिविटी जो है प्रायर टू डेथ, कि आपका मसल पहले किस कंडीशन में था। सो वो फिजिकल एक्सर्शन, स्ट्रगल, कन्वर्जन्स, उसके बाद क्या कहते हैं एग्जॉस्शन प्रायर टू द डेथ मटीरियली ऑल्सो अफेक्ट द चेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिगर मॉर्टिस। क्योंकि वो मसल मूवमेंट के साथ आपको लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। यस एग्जैक्टली। फिर वो कहते हैं कि कॉज एंड मोड ऑफ डेथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जब मैं बता रहा हूं ना कॉज एंड मोड ऑफ डेथ, इसी जजमेंट का तीसरा एस्पेक्ट भी है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मैं आता हूं उसके ऊपर। सो वो कहते हैं कि इन द मैनर इन विच डेथ अकर्स, कि जिसके अंदर उसकी डेथ हुई है, वेदर ड्यू टू नेचुरल डिजीज है, पॉइजनिंग है, है, ट्रॉमा है, सडन कोलैप्स है, हैज अ रिकग्नाइज्ड on post recognize effect on the postmortem, और different causes of death हो सकती है। So इस वजह से that is also, and the final one, the final factor, the sixth factor is the environmental condition, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था। environment, so external जो आपके environmental conditions होता है उसकी surrounding body के साथ कैसी है, humidity कैसी है, ventilation कैसी है, so उसकी वजह से भी आपकी rigor mortis की development के ऊपर बहुत सारा इंडोर हो सकता है, आउटडोर हो सकता है। अच्छा विशाल, इसी केस के अंदर वन ऑफ द एपेलेट्स ने आर्ग्यूमेंट लिया कि सर ये तो इनका पूरा का पूरा केस डिसबिलीव हो गया ऑन द रीजन कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर उसके सेमिनल डिस्चार्ज आया, और जिसकी वजह से मतलब ये है कि वो बंदा उस वक्त तो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में जो था वो इन्वॉल्व था, तो वो किस वजह से जो है ना इसके अंदर सेमिनल डिस्चार्ज कैसे आ गया। तो जैसा मैं कहा लेट मी हैंडल दिस एज वेल, कि जी सेमिनल डिस्चार्ज होता है, और इसके अंदर उन्होंने फिर इसकी कंप्लीट मेडिकल टेक्स्ट को वैल्यूएट करते हुए इसके ऊपर अपनी कंप्लीट एलैबोरेशन दी, जिसको मैं लेआउट करता हूं। अच्छा, जैसा कहते हैं ये जो आर्ग्यूमेंट एपेलेट ने लिया है ना, इसको भी हमने केयरफुली कंसिडर किया। सो वो कहते हैं कि द मेयर प्रेजेंस ऑफ सेमिनल डिस्चार्ज ऑन द बॉडी ऑफ डिसीज हु सस्टेन अ फेटल gunshot injury and collapse immediately thereafter is a medically recognized involuntary reflex phenomenon. Involuntary reflex phenomenon, वो कहते हैं such discharge is known as postmortem seminal emissions, और ये होता कि it can occur due to neurogenic shock, muscular contraction, उसके बाद क्या कहते हैं कि hypostasis, rigor mortis, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिलेटेड जो जिसे कहते हैं चेंजेस होती है, उस वजह से भी हो सकता है। और वो कहते हैं सच डिस्चार्ज बाय इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज अ डायग्नोस्टिक ऑफ एंटी मॉर्टम सेक्सुअल एक्टिविटी एंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन अ अथॉरिटेटिव मेडिकल लिटरेचर। अब उन्होंने बताया कि अगर किसी बंदे की बॉडी के ऊपर सेमिनल डिस्चार्ज है तो वो किस किस वजह से होता है। तो यहां पे भी जज साहब ने इस जजमेंट के अंदर तकरीबन 9 फैक्टर्स ऐसे बताए हैं कि अगर किसी डेड बॉडी के अंदर वो 9 फैक्टर्स आ जाएं तो सेमिनल डिस्चार्ज इज वेरी कॉमन थिंग। सबसे पहले वो कहते हैं कि न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। वो कहते हैं सडन ट्रोमा और फेटल इंजरी मे कॉज एक्यूट नर्वस सिस्टम शॉक। एक्यूट नर्वस सिस्टम शॉक जैसे होता है कि रिजल्टिंग इन इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ अ सेमिनल फ्लूइड एट द टाइम ऑफ द डेथ। सो अगर आपको ऐसा कोई शॉक मिला है और उसकी वजह से मसल कंस्ट्रक्शन हुई है तो इट्स वेरी नॉर्मल। नंबर 2 दूसरा फैक्टर वो कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है। अगर कोई इंजरी आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लगी है इन्वॉल्विंग ट्रॉमा, शॉक,
तो उसके अंदर भी आपकी ये सेमिनल डिस्चार्ज हो सकता है. इट्स वेरी नॉर्मल. नंबर 2. नंबर 3 वो कहते हैं एगोनल मस्कुलर कंट्रैक्शंस. जब आपकी जान निकल रही है आपके मसल कंस्ट्रक्शन. सो मसल कंस्ट्रक्शन डज नॉट मीन द अपर मसल, the muscles of because the life is going out of your body. every single muscle जब उससे contraction होती है the time of that, तो उससे भी ये पॉसिबल है कि जो स्पैज्म है, मसल स्पैज्म है, उससे भी आपकी जो सेमिनल डिस्चार्ज हो सकता है. रिगर मॉर्टिस इज ऑल्सो मसल स्टिफनिंग आपकी, वो भी एक इसकी एक स्टेज है कि जब मसल स्टिफनिंग हुई तो उस वक्त भी आपका सेमिनल डिस्चार्ज होता है. फिर उन्होंने एक और फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था हाइपोस्टेसिस का बताया. ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पुलिंग ऑफ बॉडी जिसे कहते हैं फ्लूइड होता है. वो कहते हैं पोस्टमार्टम सेटलिंग ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड्स अंडर ग्रेविटी मे रिजल्ट इन पैसिव सीपेज ऑफ सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी. सो इट्स वेरी नॉर्मल. फिर उसके बाद मैकेनिकल वायलेंस बहुत डिपेंड करता है किस किस्म की इंजरी मैकेनिकल वायलेंस है. तो उसके अंदर वो कहता है मैकेनिकल वायलेंस मींस फिजिकल इंजरी टू अ डिसीज पर्सन टू पर्सन. तो उससे होता है क्या कि विच लीड्स टू डैमेज टू द टिश्यूज और ऑर्गन्स विच ऑफ द बॉडी. सो उससे क्या होता है कि ब्लंट फोर्स इंजरीज हो सकती हैं, आपको शार्प फोर्स इंजरीज हो सकती हैं, फायर आर्म हो सकती है, एक्सप्लोसिव हो सकता है. तो उससे भी आपका कई लोगों को अगर आपने देखा होगा कि एकदम बम फटा तो वो उनका यूरिनेट हो जाते हैं, मतलब निकल जाता है. तो वो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. फिर डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन के अंदर उसके अंदर भी आपका सेमिनल फ्लूइड निकलता है. फिर उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फेलियर जो आपका. सो ये 9 इसके अंदर क्या होता है बेसिकली टर्मिनल फेलियर ऑफ जो इनहैबिटरी ऑटोमेटिक जो सेंट्रल कंट्रोल होता है, तो उसकी वजह से भी आपका कंट्रोल जब लूज होता है तो हो जाता है. सो इन ऑल किस पूरी जजमेंट को अगर देखा जाए तो एक पोर्शन सफा नंबर 5 से ऑनवर्ड्स डील करता है उन चेंजेस को, उन स्टेजेस को जो कि एक ह्यूमन बॉडी में अकर करती हैं. दूसरे पोर्शन के अंदर जज साहब एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज एक्चुअली रिगर मॉर्टिस, हाउ इट डेवलप्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द कंडीशन एंड द टेम्परेचर एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स. एंड लास्टली कि इफ देयर इज अ सेमिनल डिस्चार्ज ऑन द पर्सन ऑफ द डिसीज तो उसकी कौन कौन सी रीजनिंग हो सकती है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ यू गो थ्रू दिस जजमेंट आप ये लगा देना एंड टू जजमेंट. सो और मैंने इन सभी स्टेजेस को पिक्चर शेप में आपके सामने रख दिया तो ताकि आप उसको रिलेट कर पाए. Wow, this was a very rich discussion on the medical jurisprudence. Frankly speaking, इतनी बड़ी medical jurisprudence को इतना summarize करना is not a child's play. And definitely your justices have done the justice to this judgment कि अगर आप ये judgment पढ़ लें तो आपकी medical jurisprudence not only वो refresh हो जाएगी बल्कि improvise भी हो जाएगी. क्योंकि हम जितने मर्डर के केसेस करते हैं या जितने होते देख रहे होते हैं कोर्ट्स के अंदर रिगर मोर्टिस के अलावा कोई बात नहीं होती. रिगर मोर्टिस के अलावा भी इतनी चीज़ें होती हैं. ये मेरी नॉलेज में भी आ जाया और हो सकता है कि आपके नॉलेज में भी आ जाया हो. और इसी के साथ हम इसकी साइटेशन, पिक्चर्स और जितने भी नोट्स हैं वो आपकी वीडियो के अंदर अवेलेबल होंगे. आपका कोई इससे मुतालिक सवाल हो, कोई इसी किस्म की नॉलेज आप शेयर करना चाहते हो, फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स. तब तक मुझे और मियां साहब को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.